Hello everyone, this is आशुतोष चतुर्वेदी. I cracked IIT JEE in 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सम स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम का लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर. तो जैसे हम लोग हॉलो स्फीयर का केस डिस्कस करते हैं उसी तरह से एक सॉलिड स्फीयर का भी केस डिफाइन होता है. जैसे मान ले अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड बोलो तो एकदम सॉलिड स्फीयर है, ठीक है. जैसे मान लेते हैं स्फीयर का मास m है, स्फीयर का रेडियस r है. तो उसमें भी तीन केसेस डिफाइन होते हैं. हो सकता है जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर लाई कर रहा हो सकता है जो पॉइंट है सरफेस पर लाई कर रहा हो सकता है पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहा हो. ए पार्ट कर लें. सब केस ए पॉइंट में हेडिंग बना लें. इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर, तो अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर लाई करता है इसका मतलब ये हुआ इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्मॉलर का मतलब क्या हुआ, इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फीयर. पॉइंट का स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्फीयर के रेडियस से छोटा है. इसका मतलब ये पॉइंट अंदर चला गया. क्लियर है. और अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ये रहे तुम्हारे सामने. क्या फील्ड डेंसिटी इज Gm स्मॉल r अपॉन r क्यूब. पोटेंशियल का थोड़ा तोड़ो रिलेशन है Gm बाई r 2r क्यूब एंड 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. पूरी एनालॉजी चलेगी. जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो एक सॉलिड स्फीयर के, वैसे ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल के, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं. मास की जगह बस वहाँ पे चार्ज देगा कि एक साहब है ना यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है. क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है. बता स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे, सरफेस वाले पॉइंट पे, है ना, आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल क्या है. कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले याद होंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे के सारी एनालॉजी चलेगी. जहाँ जहाँ जी दिख रहा है 1/4 पाइप डाल दे, मास दिख रहा है चार्ज डाल दे, बाकी तो सब एज इट इज है. सब केस बी में आ जाए. इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? सरफेस पे लाई कर रहा है. इस एक्सप्रेशन का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब ये है इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर इज द सेम एज रेडियस ऑफ द स्फीयर. ये पॉइंट इस बार सरफेस में पहुंच गया है. क्या? अगर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस होना ही जितना कि स्फीयर का रेडियस है. इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इट इज सेम एज रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसका मतलब पॉइंट सरफेस चला गया. सरफेस वाले पॉइंट के लिए फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ये रहे तुम्हारे सामने. E बराबर V बराबर, इन रिजल्ट्स को देख के कुछ याद आ रहा है? इनको देख के कुछ याद आ रहा है? कुछ पुरानी बातें. क्या ये रिजल्ट्स तुम्हें वही देख रहे हैं जो हम लोग हॉलो स्फीयर में पढ़े थे? ये सुनो, ऐसे अपने को याद रखना है. रिजल्ट्स फॉर फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल आर सेम फॉर हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर, फॉर द पॉइंट्स ऑन द सरफेस एंड फॉर द पॉइंट्स आउटसाइड सरफेस. बोलो मैंने क्या बोला? सही सुना तुमने? हॉलो एंड सॉलिड की वजह से फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सेम रहते हैं. कहाँ पे? सरफेस पे और आउटसाइड सरफेस पे. ऐसे रिलेट करके याद रखना. अंदर दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं. हॉलो स्फीयर के लिए अगर तुम लोग, इफ़ यू रिमेंबर इट, हॉलो स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी 0 होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है माइनस ऑफ Gm बाई r. और यहाँ पे देख खतरनाक रिलेशन है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ऐसे याद रख लें. अंदर वाले जो पॉइंट है उनके लिए दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं. ठीक है. बाकी सरफेस के लिए, आउटसाइड सरफेस के लिए दोनों के एक्सप्रेशंस कॉमन है. इस तरह से रिजल्ट्स याद रखना है. और इसी तरह की एनालॉजी तुम लोगों को पढ़ाई जाएगी अगले साल 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. सब केस सी पार्ट कर लें. इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, तो अगर जो पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है. क्या मतलब हुआ? इस बार पॉइंट साहब बाहर चला गया. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर. क्या? पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है स्फीयर के रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब पॉइंट बाहर निकल लिया है, स्फीयर के बाहर चला गया. तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल दे आर गिवन बाय 10.
तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड नेसेसिटी एंड पोटेंशियल दे आर गिवन बाय दिस, E बराबर V बराबर ठीक है, याद आ रहा है? आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, रिजल्ट याद आ रहा है? क्या ये रिजल्ट्स वही हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में हॉलो के लिए पढ़ चुके हैं? क्लियर है? तो ऐसा रिलेट करके अपने को याद रखना है, जो रिजल्ट्स फील्ड नेसेसिटी एंड पोटेंशियल के हॉलो के वजह से होते हैं वही रिजल्ट सॉलिड की वजह से होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे? सरफेस के लिए, आउटसाइड सरफेस के लिए। अंदर वाले पॉइंट पे रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, ऐसे मतलब रिलेट करके अपने को याद रख लेना। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप टर्मोलॉजी थोड़ा समझें, डिफरेंट टर्म्स जो है क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, व्हाट इज एम, व्हाट इज कैपिटल आर, व्हाट इज स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम का मतलब है पूरे स्फीयर का टोटल मास। क्या है? इट इज टोटल मास ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे कैपिटल एम का मतलब है पूरे के पूरे स्फीयर का टोटल मास, कैपिटल आर का मतलब है पूरा जो स्फीयर है उसका, है ना, रेडियस है, और स्मॉल आर जहाँ जहाँ पे भी आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे स्मॉल आर दिख रहा है ना, यहाँ पे स्मॉल आर दिख रहा है, तो स्मॉल आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। जैसे अंदर लाई कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऐसे ही पॉइंट अगर बाहर लाई कर रहा है तो स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, थ्योरी वाला जो PDF है उसको ओपन करके एक बार, है ना, देखते भी चलें, उसमें सब लिखा दिया, कैपिटल एम क्या है, ठीक है, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है। अच्छा, पोटेंशियल तो इसमें स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कोई चक्कर है नहीं, राइट, बट जो फील्ड इंटेंसिटी इट इज़ डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, तो हमेशा ध्यान रखें, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, पॉइंट अंदर लाई करे, सरफेस लाई करे, आउटसाइड लाई करे, फील्ड इंटेंसिटी इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्योंकि किसी भी पॉइंट मास की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द मास। क्या? किसी भी मास की वजह से फील्ड इंटेंसिटी किधर होता है? टुवर्ड्स द मास, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कहीं भी लाई करे। अब क्योंकि यहाँ पे तीनों ही केसेस में फील्ड इंटेंसिटी आपको दिख रही है, अंदर भी दिख रही है ना, सरफेस भी दिख रही, और बाहर तो मतलब धूम धड़ाके के साथ दिख रही है, मतलब अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो हर केस में ध्यान रखें फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। देख, जैसे मान ले पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो इस फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर, अट्रैक्ट करता है ना एक्चुअली, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड इन नेचर। क्लियर? कोई भी पॉइंट मास, यूनिट मास हमेशा अट्रैक्ट करता है, इसलिए फील्ड इंटेंसिटी इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। जैसे पॉइंट सरफेस पर लाई कर रहा है, इस फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ना, तो हमेशा ध्यान रखें इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। किधर है? सेंटर है, टुवर्ड्स सेंटर। या बाहर लाई कर रहा है पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, इस फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगा? इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, है ना, डायग्राम में भी शो कराते चले। अब जैसे हम लोग अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इसी में पूछ सकता है कि स्फीयर के सेंटर पे एग्जैक्टली डेड सेंटर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा। क्या पूछेगा? एग्जैक्टली सेंटर बता फील्ड इंटेंसिटी कितना, पोटेंशियल कितना। तो ध्यान से देखें, क्या दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। और अगर तुम्हें एग्जैक्टली सेंटर पे देखना है तो क्या हम इन्हीं एक्सप्रेशन में स्मॉल आर की जगह 0 चिपका सकते हैं? बिकॉज व्हाट इज स्मॉल आर? इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, और सेंटर पे ही निकालना है तो आर की वैल्यू 0 चिपका दे। ठीक है, तो आगे लिख लें, थोड़ा सा लिखें, एट सेंटर ऑफ द स्फीयर एट सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ध्यान से देखें थोड़ा सा, सेंटर के लिए क्या इन्हीं एक्सप्रेशन में स्मॉल आर की जगह 0 चिपका सकते हैं, स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ, एज स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर पे ही निकालने के लिए स्मॉल आर की वैल्यू 0 चिपका दे। तो आर की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 चिपकाएंगे, ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? तो ध्यान रखें, स्टैंडर्ड है भाई, है ना, इसको याद रखना है कि फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ऑलवेज 0। ठीक है, रहा सवाल पोटेंशियल का, तो जहाँ पे स्मॉल आर देख रहा है वहाँ पे 0 चिपका दे। तो V एट सेंटर कितना वो निकल आएगा? माइनस ऑफ gm/2r³ माइनस gm/2r³ 3r² माइनस, और स्मॉल आर की जगह बस 0 चिपका दिए। तो एक्सप्रेशन को थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया जाए, r² हो जाएगा, r है r। ठीक है, तो V एट सेंटर क्या तुम्हें ये देख रहा है?
-3/2 GM/r, ये सुनो, आवाज़ नहीं आई, आर स्क्वायर छोड़ गया ना रे, तो ये हो गया -(GM) एक आर रह जाएगा ना, और इधर से 3 इधर से 2, क्लियर है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ध्यान से देखें, ये जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा है, देख -(GM/r), व्हाट इज दिस? क्या दिस इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस? ये सुनो, हम लोग सरफेस पे, अभी भी यहीं कहीं लिखा था, उड़ा दिया एक्चुअली, हम लोग सरफेस पे पोटेंशियल क्या पढ़े थे? इट इज -(GM/r), इट इज -(GM/r). तो ये जो -(GM/r) दिख रहा है, इसकी जगह पोटेंशियल ऑन द सरफेस चिपका दें, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, V सेंटर इज 3/2 V सरफेस, है ना? तो बोलो भाई, ये सुनो, -(GM/r) क्या है? दिस इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो ऐसे याद रख लो क्या, कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर का जो पोटेंशियल रहता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2, दैट इज 1.5 टाइम्स रहता है। समझ में आ रहा ना? सॉलिड स्फीयर के सेंटर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स रहता है। क्लियर? सब लोग थ्योरी वाली PDF फाइल में है, उसमें नोट का पॉइंट नंबर 1 देखें, नोट में पॉइंट नंबर 1 पढ़ें। क्या यही पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? असलियत में ये जो हम लोग पॉइंट पढ़े हैं, ध्यान से देखें, नोट का पॉइंट नंबर 1 तुम्हें यही मिल जाएगा, एक बार पढ़ते चलें, ध्यान से पढ़ें। क्या यही पॉइंट दिख रहा है कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर का जो पोटेंशियल होता है सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला है। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तुम लोगों को याद आ रहा हो, हॉलो स्फीयर में हम लोग क्या पढ़े थे? हॉलो स्फीयर के अंदर वाले किसी पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस का होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट है। सॉलिड स्फीयर के सेंटर का जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 1.5 टाइम्स होता है। मतलब पक्की बात है, सेंटर का पोटेंशियल डेफिनेटली सरफेस के पोटेंशियल से बड़ा होता है। वी सेंटर इज ग्रेटर देन वी सरफेस। तो नोट के पॉइंट नंबर 1 में पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है। ये पहला हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखें सब लोग, इसी में पॉइंट नंबर 2 देखें। क्या सेकंड वाला पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? ये सुनो, नोट का जो पॉइंट नंबर 2 है, क्या हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं? पॉइंट नंबर 2 तुम लोग पढ़ पा रहे हो, तो उसमें मैंने वही लिखा हुआ है, क्या कि जो रिजल्ट्स फॉर हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर है रिजल्ट्स फॉर हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर फॉर फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ये सेम होते हैं। कहाँ कहाँ पे? फॉर द पॉइंट्स ऑन द सरफेस एंड फॉर द पॉइंट्स आउटसाइड सरफेस। ठीक है, ऐसे याद रखें। ई एंड वी के जो रिजल्ट्स हैं ठीक है, ये सब हॉलो और सॉलिड के लिए सेम होते हैं। बट ध्यान रखें कहाँ पे सेम होते हैं? सिर्फ सरफेस के लिए एंड आउटसाइड सरफेस के लिए। अंदर वाले पॉइंट के लिए रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं। कहाँ पे? फॉर सरफेस एंड आउटसाइड सरफेस। ठीक है, ऐसे याद रखें। हॉलो एंड सॉलिड के लिए फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सेम हो जाते हैं। कहाँ पे? सरफेस आउटसाइड सरफेस। अंदर वाले के लिए है ना डिफरेंट होते हैं। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले भाई याद रखना है। सॉलिड में अंदर वाले पॉइंट पे ई क्या होता है? Gm/r3। पोटेंशियल क्या होता है? -(Gm/2r3 3r² - r²। स्टैंडर्ड है, याद रखना है। ठीक है। और हॉलो में क्या होता है? अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी 0 होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है -(Gm/R). स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है। ठीक है, पूरी एनालॉजी चलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अब जैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो, हॉलो के लिए हम लोग 2 ग्राफ पढ़े थे, ई वर्सेस आर ग्राफ, वी वर्सेस आर ग्राफ। ऐसे ही सॉलिड में भी 2 ग्राफ्स आते हैं। हेडिंग बना ले, कर्व बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो इसमें भी उसी तरह से पहला ग्राफ आया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो हम स्फीयर के सेंटर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, राइट फ्रॉम स्मॉलर बराबर 0 टू स्मॉलर बराबर इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस बढ़ा रहा है, राइट। सेंटर पे बैठोगे तो स्मॉलर की वैल्यू 0, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आर की वैल्यू बढ़ रही है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फील्ड डेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस ग्राफ। तो देख, यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। पॉइंट अगर अंदर लाई कर रहा है तो साहब फील्ड डेंसिटी ये है, पहले समझाया ना, बाद में छापे। ग्राफ की प्लॉटिंग चल कैसे रही है, ठीक है।
पॉइंट जब सरफेस पे लाई करता है तो उसका फील्ड डेंसिटी ये हो जाती है, और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए फील्ड डेंसिटी ये हो जाता है। सरफेस के लिए कैपिटल आर आता है, आउटसाइड के लिए स्मॉल आर आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ध्यान से देखें, क्या सेंटर पे आर बराबर 0 होगा तो क्या फील्ड डेंसिटी 0 होगी? yes, जब आप एग्जैक्टली सेंटर पे होंगे तो आर की वैल्यू 0 होगी, फील्ड डेंसिटी 0, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंटर पे फील्ड डेंसिटी 0 होती है, सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स होता है। क्लियर? तो सेंटर पे फील्ड डेंसिटी 0 होगी। अब सेंटर से जैसे जैसे तुम सरफेस अप्रोच कर रहे हो, क्या स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ रही है? इधर देख, स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो जैसे जैसे पॉइंट सरफेस को अप्रोचिंग है, आर बढ़ा रहा है, आर बढ़ाएगा तो ये बढ़ेगा, तो सेंटर से सरफेस तक जाने में फील्ड डेंसिटी बढ़ेगी। और जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचेंगे फील्ड डेंसिटी मैक्स हो जाएगी, एंड दिस इट्स मैक्सिमम वैल्यू कितने, GM by कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे तो फील्ड डेंसिटी घटना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप और दूर जाते जाएंगे, आर बढ़ाते जाएंगे, फील्ड डेंसिटी घटते जाएगी, और बढ़ाएगा और घटेगा, इन्फिनिटी पे 1/∞ 0 हो जाएगा। मतलब पक्की बात है, क्या सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी आपको 0 दिख रही है तो क्या पक्की बात है ग्राफ ओरिजिन से शुरू करेगा? आर बराबर 0, फील्ड डेंसिटी देखो जब तक पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, अंदर वाले पॉइंट के लिए फील्ड डेंसिटी GM स्मॉल r अपॉन r क्यूब, आर बराबर 0, फील्ड डेंसिटी 0, मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब ध्यान से देखें, क्या E और स्मॉल r की रिलेशन वैसे ही तो मैं देख रही जैसा कि स्ट्रेट लाइन y बराबर mx का है? नहीं, E और स्मॉल r की ध्यान से देख रिलेशन, क्या वैसा ही दिख रहा है जैसा कि स्ट्रेट लाइन y बराबर mx का है? x की जगह r आ गया है, y की जगह E आ गया है, बाकी g है, m है, r है, ये सब कांस्टेंट है, एंड दिस एंटायर टर्म विल बिहेव एज स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियली क्या मैं बोल सकता हूँ, E वर्सेस r ग्राफ, इट विल बी स्ट्रेट लाइन कर्व, और स्ट्रेट लाइन कैसी ऑफ द फॉर्म y बराबर mx, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच इज ऑफ द फॉर्म y बराबर mx। r बराबर 0 पे E बराबर 0, ओरिजिन से शुरू किया, r बढ़ा रहा है, ये देख जैसे जैसे सेंटर सरफेस जा रहा है ना, r बढ़ा रहा है, E बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते साहब मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पे? जब आप सरफेस पे, तो मान ले यहाँ कहीं सरफेस पे पहुँच गया, इधर देख, सरफेस मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो सरफेस पे क्या हमें पता है फील्ड डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और कितनी हो जाती है? GM by कैपिटल R स्क्वायर, दैट्स द मैक्सिमम फील्ड डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। प्लॉटिंग कैसे हो रही है वो बस फील करना अपने को, ये पहला है। अब बाहर निकलते हैं, ठीक है, क्लास के बाहर निकलते हैं, छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो अब जो है बाहर निकलते हैं, तो बाहर वाले पॉइंट पे साहब क्या होगा? तो बाहर वाले पॉइंट के लिए फील्ड डेंसिटी हो जाता है। अब जैसे जैसे पॉइंट का डिस्टेंस तुम बढ़ाओगे, अब जैसे जैसे है ना और दूर जाते जाओगे, आर बढ़ाएगा ही घटेगा, आर बढ़ा ही घटेगा, और बढ़ाएगा और घटेगा, बढ़ा बढ़ा के इन्फिनिटी डाल दे। तो मान ले यहाँ पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दिया, आर बराबर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब इट्स वेरी लार्ज, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, मतलब जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी कहीं बड़ा है। तो आर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 1/∞, खड़ाक उड़ गया, 0 हो गया। मतलब क्या करें, यहीं से फील्ड इंटेंसिटी को आप घटाना शुरू करें, आर बढ़ेगा फील्ड घटेगा, और बढ़ाएगा और घटेगा, और इन्फिनिटी पे शहीद करा दे, शहीद मतलब 0 करा दे। अब सवाल फिर से वही आया, क्या कि साहब घटाना ही था तो ऐसे भी तो घटा सकता था, या ऐसे भी तो घटा सकता था। ग्राफ की जो शेप है वो आई से भी तो हो सकती थी, आई से भी हो सकती थी, हमने आई से क्यों बनाया? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व का जो स्लोप होता है वो असलियत में प्रेडिक्ट करता है उसकी शेप क्या होगी, तो वो भी थोड़ा सा फील करा देता हूँ, है ना। पहले तुम लोग इतना छाप लो। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए अगर कर्व का तुम्हें ग्राफ का शेप देखना है, ठीक है, तो शेप देखने के लिए स्लोप देखना पड़ेगा। आओ, y वर्सेस x ग्राफ का हम लोग स्लोप क्या पढ़ते हैं? dy/dx। तो e वर्सेस r ग्राफ का स्लोप क्या लिखोगे? इट इज de/dx। y वर्सेस x dy/dx, e वर्सेस x, ठीक है, मतलब e वर्सेस r का क्या हो जाएगा? dy/dr। इट इज d/dr, मतलब यू हैव टू डिफरेंशिएट e विद रिस्पेक्ट टू r, राइट। सेकेंड वाले केस के लिए e और r में रिलेशनशिप तुम्हें क्या दिख रही है? थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं।
इसको बस ऊपर ले गए, आर ई पावर -2 हो जाएगा। इसी को अगर आप डिफरेंशिएट कराते हैं, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो क्लियर, एक्स ई पावर एन का एन इंटू एक्स ई पावर एन -1 क्या हो जाएगा, जी एम छोड़ दे कॉन्स्टेंट है, एन इंटू एक्स ई पावर एन -1 -2 -1 मतलब -3 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म से अपने को मतलब नहीं है, ठीक है, अपने को सिर्फ आर की जो डिपेंडेंसी है वो पकड़नी है। इसको मैं नीचे ले गया तो 1/r³ हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्लोप क्या घटते जाएगा, ये सुनो, आर की वैल्यू बढ़ाते चल, जो d/dr है मतलब जो स्लोप है, क्या जैसे जैसे आर बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या स्लोप तुम्हें घटता हुआ दिख रहा है, आर बढ़ा रहा है, आर बढ़ाते जाएगा स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप डिक्रीज होगा tan थीटा डिक्रीज होगा, tan थीटा डिक्रीज होगा थीटा डिक्रीज होगा, और थीटा डिक्रीज होगा तभी तो ग्राफ की शेप तुम्हें ऐसी दिख रही है। थीटा इंक्रीजिंग होता तो ग्राफ तुम्हें ऐसे दिखता, ये देख थीटा बढ़ रहा है, ये देख 0 से 90 की तरफ टेंड कर रहा है। थीटा कांस्टेंट होता तो तुम्हें ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखता, बट सिंस यहाँ पे थीटा की वैल्यू घट रही है, ये देख 90 से धीरे धीरे घट रहा है और 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए ग्राफ की शक्ल जो है, शक्ल मतलब उसकी जो शेप है वो ऐसी दिख रही है। तो रीज़न भी छाप लें, ठीक है, व्हाट इज द रीज़न, हेडी बनाए, पोटेंशियल वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस रेजिस्टेंस कर्व। तो शेप भाई अपने को याद रखना है, राइट, हॉलो के लिए है ना ई वर्सेस आर की शेप, सॉलिड के लिए ठीक है ई वर्सेस आर, ऐसे ही हॉलो के लिए वी वर्सेस आर की शेप अपने को है ना फ्रिक्वेंटली आज ये सब कर्व्स हैं, ठीक है, तो जनरली इसमें पूछता है, तो अपने को शेप जो है दिमाग में रखना है। तो उसी तरह से अगला सब ग्राफ आया पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस के बीच का, वी वर्सेस आर कर्व, ठीक है, तो उसमें भी वही दो केसेस हैं, क्या, पहला केस, इसमें सबसे पहली बात तो जो अपने को ध्यान रखनी है कि साहब जो ग्राफ प्लॉट होगा वो पॉजिटिव वी एक्सेस पे ना होके नेगेटिव वी एक्सेस पे होगा, एज पोटेंशियल इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी, इट इज नेवर अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल एक्सेस पे प्लॉट होगा, ऊपर नहीं देखेगा नीचे देखेगा, इट्स नॉट अबव द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन देखेगा, ठीक है। इसमें भी वही दो केसेस हैं, जब तक पॉइंट अंदर लाई करता है, अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं भाई साहब, ये सब अपने को याद रखना है, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से सोचें, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ -3/2 GM/r, वो सब याद रखना है रे, ठीक है, क्या है सेंटर पे V एट सेंटर इट इज़ -3/2 GM/r, सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सेंटर का रहता है। और ध्यान से देखें, क्या जैसे जैसे तुम सेंटर से सरफेस जा रहे हो तो क्या तुम R बढ़ा रहे हो, और ध्यान से देखें, अभी ये माइनस मत सोचें, माइनस मत देख, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, माइनस छोड़ दे, जैसे जैसे सेंटर सरफेस अप्रोच कर रहा है R बढ़ा रहा है, तो क्या R बढ़ने से पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है ना, प्लस माइनस छोड़ घटते हुए दिख रहा है, ये सुनो, माइनस छोड़ दीजिए, R जैसे जैसे बढ़ा रहा है सेंटर सरफेस जा रहा है तो R बढ़ाएगा, माइनस है ना रे, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू माइनस कराएगा तो वैल्यू घटेगी ना, तो R जैसे जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्लियर है। तो देखो अब रुको, तो मतलब R बराबर 0 पे, सेंटर मतलब R बराबर 0 पे पोटेंशियल कितना दिख रहा है, इट इज माइनस ऑफ, यहाँ से कर्व शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे V घट रहा है, और जब तुम सरफेस पे पहुंचे तो सरफेस पे पोटेंशियल रहता है -GM/r, समझ है ना, सरफेस पे पोटेंशियल हम लोग क्या पढ़े हैं, इट इज -GM/r, ध्यान सुनना, रुको, तो जैसे ही आप सरफेस पहुंचे R बराबर कैपिटल R पे, तो सरफेस पे पोटेंशियल फॉल होके इतना रह गया, कितना, -GM/r। अब तुम सोचो ग्राफ ऐसा क्यों बना है, क्लियर है, ऐसा क्यों नहीं बना है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा स्लोप पे। इनिशियली आप देखेंगे यू विल फाइंड एन इंक्रीजिंग स्लोप, इसलिए
शेप तुम्हें शक्ल जो है इस तरह से दिख रही है। डिक्रीजिंग होता स्लोप तो इस तरह से जाता, और कांस्टेंट स्लोप होता तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, है ना। वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस मैथमेटिकली। जैसे मान लो तुम्हें चेक करना है कि स्लोप इंक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है, राइट। तो दो लाइन का है, कुछ है नहीं। देखो समझ लो, है ना, बाद में छापे। एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है ग्राफ का, ठीक है। ग्राफ प्लॉटिंग अपने को असलियत में आनी चाहिए, कैसे कैसे ग्राफ खींचते हैं। तो देखो y वर्सेस x का स्लोप डी बाई डी एक्स, तो v वर्सेस r का dv बाई डी आर क्या हो जाएगा, इट इज dv बाय डी आर। अब रुको अंदर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए इधर देख v और r में जो रिलेशनशिप है वो ये है, ठीक है। अब इसको देख डिफरेंशिएट कैसे करा रहा हूँ, है ना। सब लोग थोड़ा सा पेशेंस से उसको समझें। क्या ये समझ में आया डिफरेंशिएशन कैसे किया। माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब, कॉन्स्टेंट छोड़ दे, अब अंदर आ जा। 3r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस छोड़ दे, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में क्या 2r हो जाएगा, एज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इट इज 2x। ये सुनो, हम पोटेंशियल को स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं। जी है, कैपिटल एम है, कैपिटल आर है, ये सब कांस्टेंट है। तो जी एम 2r क्यूब ऐसा छोड़ दे, 3r स्क्वायर ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 माइनस आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में 2r, ठीक है। कांस्टेंट से मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को आर के प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है। ध्यान से देख, क्या स्लोप प्रोपोर्शनल दिख रहा है आर के, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अब जैसे जैसे सेंटर से सरफेस जा रहा है, क्या स्मॉल आर बढ़ा रहा है, तो स्मॉल आर बढ़ने से स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। क्या स्मॉल आर बढ़ने से स्लोप तुम्हें बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, मतलब थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है इसलिए शक्ल ऐसी दिख रही है। स्लोप डिक्रीजिंग आता है, इट वुड बी लाइक दिस। स्लोप कांस्टेंट आता तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। पहले इतना छापा है, ठीक है। यह भी एक पार्ट बनाया है, ठीक है। अब इसी का आखिरी केस क्या, अब पॉइंट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो बाहर वाले आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। अब जैसे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे आर बढ़ाते जाएगा, आर बढ़ाते जाएगा तो पोटेंशियल घटते जाएगा। आर बढ़ा, डिनोमिनेटर और बढ़ाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, और बढ़ाएगा और घटेगी। इन्फिनिटी छाप दे, बढ़ा के इन्फिनिटी कर लिया तो वी कितना हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी, मतलब शहीद हो गया। मतलब अब जैसे जैसे वो आर बढ़ा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल आप यहीं से डिक्रीज कराना शुरू कर दें। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा है पोटेंशियल और घट रहा है, और घटते 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 इन्फिनिटी पे शहीद हो जाएगा। शहीद मतलब वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ले, इसी से मैं थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ग्राफ को। और दोनों में ध्यान से देखें, दोनों ही केसेस में ग्राफ की जो शेप है, जो शक्ल है, वो आपको अलग अलग दिखेगी। 0 से r के बीच में शक्ल, ठीक है, ठीक है, ऐसे जा रही है। उल्टा r से इन्फिनिटी के बीच में शक्ल उल्टा जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया शक्ल ऐसी क्यों है, क्योंकि स्लोप हमें इंक्रीजिंग मिल रहा है, थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब पूछोगे साहब आपको घटाना था तो ऐसे ही क्यों घटाया, ऐसे भी घटा सकता था, ऐसे भी घटा सकता था। तो फिर से इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्लोप। स्लोप निकाल के देखोगे, यू विल फाइंड कि इस इंटरवल में यू विल गेट अ डिक्रीजिंग स्लोप। देखो उल्टा है रे, इस इंटरवल में आपको इंक्रीजिंग स्लोप मिला है, इसलिए ग्राफ की शक्ल ऐसी है। इस इंटरवल में डिफरेंशिएट करेगा, यू विल गेट अ डिक्रीजिंग स्लोप, एंड देयरफॉर शेप ऑफ द कर्व इज लाइक दिस। उसको तुम चाहो तो यू कैन ऑल्सो मैथमेटिकली प्रूव दिस। 2 लाइन करे, कुछ है नहीं उसमें, है ना। देखो बाहर वाले पॉइंट के लिए फंक्शन आपका है माइनस, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस जी एम इंटू आर की पावर -1। क्या है, इट इज माइनस ऑफ जी एम, और आर को ऊपर ले गया, इसी को डिफरेंशिएट करा दे। तो स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, और साहब वी वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप हो जाएगा डी वी बाई डी आर। तो डी वी बाई डी आर मतलब इसको डिफरेंशिएट कराएं, बोलो क्या देख रहा है, ये सुनो, माइनस जी एम छोड़ दे, कांस्टेंट है एक्स की पावर एन का, एन इंटू एक्स की पावर एन -1। तो -1 आर की पावर -1 -2 हो गया ना। ये सब कांस्टेंट पार्टी, इनको आप छोड़ें, ठीक है। काम की चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करें। इसको नीचे ले जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, क्लियर है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्या आर के बढ़ने से तुम्हें स्लोप घटता हुआ दिख रहा है, असलियत में ये लॉजिक है। स्लोप घटेगा, tan थीटा घटेगा, थीटा घटेगा, थीटा घट रहा है, इसलिए ग्राफ की शक्ल ऐसी है। ये देख थीटा डिक्रीजिंग है, तो ये उल्टा शेप है,
इस इंटरवल में हमने देखा था स्लोप वॉज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग था, इसलिए ग्राफ की शक्ल ऐसी थी। इस इंटरवल में देखा, सेकेंड इंटरवल में स्लोप घट रहा है, tan थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है, इसलिए शक्ल ऐसी है। तो ग्राफ असलियत में ऐसे जाएगा इस तरह से। तो शेप क्या है वो अपने को याद रखना है। और यहाँ पे ध्यान से देखें पोटेंशियल कंटिन्यूसली घट रहा है। सेंटर पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल -3/2 GM/r, फिर जैसे जैसे सरफेस की तरफ आ रहा है घट रहा है, और घटते घटते कितना रह गया सरफेस पे -GM/r, और बाहर जा रहा है तो और घट रहा है। ठीक है, ये देखो बाहर जा रहा है तो और घट रहा है, और इवेंचुअली इन्फिनिटी पे 0 हो जा रहा है। क्लियर है। फील्ड डेंसिटी में उल्टा था। फील्ड डेंसिटी में तुम लोगों को शेप याद आ रही हो E वर्सेस R की, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे, कुछ इस तरह का ग्राफ देखे थे। तो वहां पे जैसे जैसे आप सेंटर सरफेस जा रहे हैं तो फील्ड बढ़ रहा है 0 से मैक्स। जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस जा रहे थे ना, सेंटर पे 0 था और फिर सरफेस की तरफ मूव करा तो ये देख बढ़ रहा है, सरफेस मैक्सिमम हो गया, उसके बाद घट रहा है, जब बाहर निकल रहा है तो घट रहा है, इवेंचुअली इन्फिनिटी पे 0 हो जा रहा है। तो सेंटर सरफेस गया तो फील्ड डेंसिटी बढ़ा, उसके बाद घटा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली घटा। सेंटर सरफेस गया ये देख तब भी घटा, और सरफेस से इन्फिनिटी गया, बट घटने का जो रेट है वो अलग अलग है, उसका जो स्लोप है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसे दोनों ही इंटरवल्स में ग्राफ की जो शेप है वो आपको अलग अलग मिली है। छाप ले। बाकी शेप भाई अपने को याद रखना है। हॉलो के लिए E वर्सेस R, V वर्सेस R, ऐसे ही सॉलिड के लिए E वर्सेस R, V वर्सेस R फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज कर्व्स। सो दिस कंप्लीट्स फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सम स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम्स। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सम स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम्स। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सवाल नंबर 1 में तो ऐसा है, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 1 में भी एक्चुअली 2 पार्ट हैं, है ना। उसमें पहले पार्ट में कुछ इस तरह का डायग्राम उसने दिया हुआ है अपने को। ठीक है भाई, पूछता बता ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट O कितना होगा। O मतलब ये सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर बोल दिया है। तो उसको आप इस तरह समझें कि हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। क्या है, वी आर हैविंग एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। एक पूरा पूरा बड़ा बड़ा वायर था। ठीक है, वायर को बीच से थोड़ा सा उठा दिया है। सोच पा रहे हैं, पूरा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, बीच से थोड़ा सा उठा दे, सो एज टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर रिंग। ऐसा है, ये कहानी है। तो इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को डील करने का अप्रोच ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट को आप 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लें। एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरा ये सेमी इनफाइनाइट वायर, तीसरा ये सेमी सर्कुलर रिंग। हर एक ऑब्जेक्ट की वजह से उस पॉइंट पे इंडिविजुअल फील्ड डेंसिटी निकालना है, टेक आउट देयर वेक्टर सम, टेक आउट देयर रिजल्टेंट। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। देखो ध्यान से सोचें, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का फायदा उठा रहे हैं गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं, सिमेट्री का सही सही फायदा उठा रहे हैं। देख क्या है कि जितना इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से O पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी इधर, क्या उतना ही इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से O पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी लेकिन इधर। भाई किसी भी वायर की वजह से फील्ड डेंसिटी क्या होगा, टुवर्ड्स द मास। ये सुनो, जैसे रॉड है या लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से फील्ड डेंसिटी क्या होती है, फील्ड डेंसिटी तो हमेशा टुवर्ड्स द, है ना, मास होती है। हर एक पॉइंट मास की वजह से टुवर्ड्स द मास, है ना, टुवर्ड्स द मास। तो पूरे रॉड की वजह से या लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड डेंसिटी किधर होगी, टुवर्ड्स द वायर। तो ध्यान से सोच, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे किधर, टुवर्ड्स द वायर। ऐसे ही सोच, इस वायर की वजह से उसी पॉइंट पे टुवर्ड्स द वायर। अच्छा डायरेक्शन ठीक है, तो मैं ऑपोजिट देख रहे हैं, क्या मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, सिमेट्री। जितना इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है उतना ही तो इस वायर से भी उस पॉइंट का डिस्टेंस है। ये फंडा है ना, जितना इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही इस वायर का इस पॉइंट से डिस्टेंस है। इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे, जितना इसकी वजह से इधर उतना ही इसकी वजह से इधर। तो ले दे के तुम्हारे पास एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा, कौन सा, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, और सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे हम लोग पढ़ते हैं, बोलो, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ के डिराइव भी कर चुके हैं,
फील्ड डेंसिटी कितनी होती है 2g लैम्डा बाय आर। लैम्डा मतलब इस वायर का लीनियर मास डेंसिटी है, वायर का मास अपॉन वायर का लेंथ। और क्या उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू डायमीटर एंड टुवर्ड्स द रिंग। डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर टू दिस डायमीटर एंड टुवर्ड्स द रिंग, ऐसा है। और जितना ये सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे होगा उतना ही पूरे अरेंजमेंट की वजह से ओ पॉइंट पे होगा, बिकॉज इन दोनों का तो आपस में फील्ड डेंसिटी वैसे ही कैंसल आउट कर चुका है। इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा कि इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से सेंटर पे फील्ड डेंसिटी कितनी, ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है डायमीटर के परपेंडिकुलर रहेगा एंड टुवर्ड्स द रिंग रहेगा। सिमिलर अप्रोच है सेकंड पार्ट में। इसी का जो बी पार्ट है, इसी सवाल का जो अगला पार्ट है, देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दें। ऐसा सोच एक बड़ा बड़ा वायर था, क्या था अपने पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर था, ठीक है, बड़ा सा वायर है। ये देखिए ये बड़ा सा वायर है, इन्फिनिटी को बेंड कर रहा है। इसको 20 से इस तरह से बेंड कर दिया है यू शेप में, यू टर्न मार लिया ऐसा यहाँ से, और इसको इस तरह से बेंड कर दिया सो दैट दिस अ पार्ट ऑफ राइट सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल मिल गया है, सेमी सर्कुलर रिंग मिल गया एक्चुअली, ठीक है। और इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट की वजह से पूछ रहा है बता इस ओ पॉइंट पे, ओ मतलब इस सेमी सर्कल का सेंटर है, ओ पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी कितनी होगी। तो अप्रोच वही है। इस तरह के केसेस में हम लोग ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरा ये सेमी इनफाइनाइट वायर, तीसरा ये सेमी सर्कुलर रिंग। हर एक ऑब्जेक्ट की वजह से ओ पॉइंट पे इंडिविजुअल फील्ड डेंसिटी निकाल ले, उनके मैग्नीट्यूड क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है, एंड देन टेक आउट द रिजल्टेंट। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है एज इन द प्रीवियस केस। अब इसमें जो फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं वो सब ये है, क्या क्या। एक तो ऑफकोर्स सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट लगेगा, है तो देखो एक सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड से डी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ 2 डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी होती है। किधर किधर, one is along the length of wire, other one is perpendicular to length of wire, each of magnitude g lambda by d। इसका भी मैग्नीट्यूड g lambda by d, इसका भी मैग्नीट्यूड। बस ध्यान रखें किस डायरेक्शन में होती है, इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द वायर। जैसे along the length ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये टूवर्ड्स द वायर है, ये क्या है अवे फ्रॉम द वायर है। ऐसे ही परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ में भी ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी तो परपेंडिकुलर है रे। तो वो कॉम्पोनेंट हमेशा क्या होता है टूवर्ड्स द वायर, दिस इज टूवर्ड्स द वायर एंड दिस वन इज अवे फ्रॉम वायर। पहला। दूसरा जो हम लोग यूज करेंगे वो सेमी सर्कुलर रिंग का रिजल्ट यूज करेंगे। क्या हम लोग पढ़ते हैं सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे फील्ड डेंसिटी ये होती है क्या 2g लैम्डा बाय आर, और डायरेक्शन होता है डायमीटर के परपेंडिकुलर एंड टूवर्ड्स द रिंग। ये दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आओ देखो पहले सब लोग इस वायर पे कॉन्सेंट्रेट करें। क्या इस वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में आपको फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी जी लैम्डा बाई डी। डी क्या होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर। ध्यान से देख, क्या इस पॉइंट का वायर के इस एंड से डिस्टेंस उतना ही दिख रहा है जितना कि इस रिंग का रेडियस है। तो जहां जहां डी दिख रहा है वहां वहां पे आर चिपका दे, जी लैम्डा बाई डी। डी मतलब कितना आर। तो एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा ठीक है अलोंग द लेंथ, और दूसरा कॉम्पोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू लेंथ। जी लैम्डा बाई डी है, डी की जगह सिर्फ आर चिपका दिया। देखो और ध्यान रखें हमेशा दोनों जो कंपोनेंट्स हैं चाहे अलोंग द लेंथ हो परपेंडिकुलर लेंथ हो, दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स अ वायर। ऐसा टुवर्ड्स अ वायर, ऐसा होता है इट वुड बी अवे फ्रॉम वायर, ऐसा टुवर्ड्स अ वायर, ऐसा अवे फ्रॉम वायर, ठीक है। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्शन पकड़े अच्छे से, ठीक है तब ओके। उसी तरह से अब आ जाए नीचे वाले वायर की वजह से, इस वायर के एक एंड से डी डिस्टेंस पे, ठीक है, 2 डायरेक्शन में आपको फील्ड मिलेगा। क्या आवाज नहीं आई, ये सुनो। जी लैम्डा बाई डी, डी क्या होगा वायर के एक एंड से उस पॉइंट का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस उतना दिख रहा है जितना कि सेमी सर्कल का रेडियस है, और 2 डायरेक्शन मिलेंगे, वन इज अलोंग द लेंथ अदर वन इज परपेंडिकुलर लेंथ। बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड डेंसिटी दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स द वायर नॉट अवे फ्रॉम द वायर। अलोंग द लेंथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ये अवे फ्रॉम वायर होता है, वैसा नहीं चाहिए क्या टुवर्ड्स द वायर। ऐसे ही परपेंडिकुलर लेंथ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा वो अवे हो जाएगा, टुवर्ड्स द वायर चाहिए। ये दोनों हो गए। अब फाइनली आ जाए सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। तो क्या सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे तो हम लोग यार पढ़ ही चुके हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डेंसिटी, बोल। इट्स 2g लैम्डा बाय आर। विल यूज दिस रिजल्ट एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है।
ठीक है। और डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू डायमीटर एंड टूवर्ड्स द रिंग। ये सुनो, परपेंडिकुलर टू डायमीटर टूवर्ड्स द रिंग, ऐसा अवे फ्रॉम रिंग टूवर्ड्स द रिंग। अब ये 1 2 3 4 4 फील्ड देख रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, तुम लोग अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। आवाज नहीं आई, है ना, तो बोल रहे ये सुनो, ये जी लैम्डा बाय आर, जी लैम्डा बाय आर कितना हो जाएगा 2 जी लैम्डा बाय आर। इधर वाली पार्टी ऐसा है 2 जी लैम्डा बाय आर, ये वाली पार्टी जी लैम्डा बाय आर और ये वाली पार्टी जी लैम्डा बाय आर। ध्यान से देख, क्या सारे के सारे फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ना रे। ये 2 जी लैम्डा बाय आर, ये 2 जी लैम्डा बाय आर, ऐसे ये जी लैम्डा बाय आर, ये जी लैम्डा बाय आर। इसलिए रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो सेकंड वाले पार्ट में रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी का आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। फटाफट छापते चलें। जेई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, सेकंड वाला जो सवाल है बेहतरीन सवाल है, फाइनेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके थ्रू तुम्हारे कई सारे फंडे क्लियर होंगे, है ना। ये शानदार सवाल है, मज़ा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। सवाल नंबर जो सेकंड है, ये बेहतरीन सवाल, फाइनेस्ट क्वेश्चन। एक साहब रिंग है, मास एम रेडियस आर, इट लाइज वर्टिकली अबव अ स्फीयर, ठीक है। रिंग का जो सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर के एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर है, और रिंग के सेंटर एंड स्फीयर के सेंटर के बीच का सब डिस्टेंस जो है कुछ, है ना, r√3 दे रखा है। रिंग का मास m रेडियस r है और स्फीयर का रेडियस तो बराबर है दोनों का, जितना रेडियस रिंग का उतनी रेडियस स्फीयर का, मास अलग अलग है, इसका स्मॉल m इसका कैपिटल m है। क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द रिंग। अब ध्यान सोच, क्या जितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स स्फीयर रिंग पे लगाएगा, क्या उतना ही रिंग स्फीयर पे लगाएगा। ये भी तो न्यूटन साहब का लॉ है, ठीक है, सर न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, क्लियर है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो देख इस प्रॉब्लम को डील करने का जो अप्रोच है वो ये है, क्या कि स्फीयर को हम मान के चलेंगे, ठीक है, कि स्फीयर का पूरा मास इट इज सपोज्ड टू बी एट इट्स सेंटर ऑफ मास। पूरा का पूरा जो मास है कहाँ पे बैठा है, सेंटर ऑफ मास पे। और फिर वो वाला अप्रोच घुमाएंगे, F बराबर m ई, क्या ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, मास इंटू फील्ड इंटेंसिटी। तो जहाँ पे पार्टिकल बैठा है वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी देखें, जो पार्टिकल है उसका मास देखें, मल्टीप्लाई करा दे। तो दिस द आइडिया इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। अप्लाई कैसे करते हैं सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। देखो F बराबर m ई, तुड़ू सवाल है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे समझें। ऐसे सोच, इसका पूरा का पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास में बैठा है। इसको ऐसे सोचें कि स्फीयर का जो पूरा का पूरा मास है वो उसके सेंटर ऑफ मास में बैठा है। स्फीयर का पूरा मास कहाँ बैठा है, एग्जैक्टली एट इट्स सेंटर ऑफ मास, क्लियर। तो जहाँ पे पार्टिकल बैठा है वहाँ पे आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें। देखो ये रिंग है और पार्टिकल रिंग की एक्सेस पे लाई कर रहा है, फील कर पा रहे हो, ठीक है। एवरीवन सी दिस किलर विजुअलाइजेशन। जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है और ये उसकी एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ कहीं स्फीयर बैठा है, एक छोटा सा पॉइंट मास बैठा है। तो असलियत में प्रॉब्लम तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, ठीक है, कि जहाँ पे पार्टिकल बैठा है, ठीक है, ऐसा सोच स्फीयर नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट मास है और उस पॉइंट मास का, है ना, रिंग के सेंटर से डिस्टेंस कुछ, ठीक है। तो अप्रोच हम लोग ये घुमाने वाले हैं, जहाँ पे पार्टिकल बैठा है वहाँ पे हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे और जो पार्टिकल उसका मास है मल्टीप्लाई करा दे, क्लियर। तो देखो फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग क्या घुमाएंगे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग अलोंग इट्स एक्सियल पोजीशन। रिंग अपनी एक्सेस पे कितना फील्ड बनाता है, बोलो भाई, याद है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग अलोंग इट्स एक्सियल पोजीशन। ये सारे जितने भी हम लोग स्टैंडर्ड केसेस पढ़े हैं उनके रिजल्ट अपने को याद रखना है, किस ऑब्जेक्ट की वजह से किस पोजीशन में कितना फील्ड इंटेंसिटी कितना पोटेंशियल, ठीक है, तो वो अपने को याद रखना है। अब यहाँ पे देखो टर्म्स क्या क्या हम लोग पुट करने वाले हैं, एक्स कितना है, आर कितना रखेंगे। तो देखो आर मतलब रिंग का रेडियस है, तो रिंग का रेडियस भाई आर अपने को गिवन ही है। एक्स होता है रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, रिंग के एक्स असलियत में ये होता है रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस वेयर फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ध्यान से देख, रिंग के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, तो एक्स भाई साहब यहाँ पे चिपका देंगे क्या, r√3, ठीक है। तो देखो
वैल्यू डाल रहा हूँ, तो जी एम। अब ध्यान दें, यहाँ पे एम मतलब किसका मास है, रिंग का मास, रिंग की वजह से निकाल रहा है ना फील्ड डेंसिटी, तो रिंग का मान ले यहाँ पे स्मॉल एम गिवन है, जो स्फीयर है उसका मास कैपिटल एम गिवन है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जी एम होता है लेकिन रिंग का मास अपने को स्मॉल एम गिवन है, तो स्मॉल एम रख दे, उसमें क्या दिक्कत है। एक्स की वैल्यू एंड डिवाइड बाय जाएगा एक्स स्क्वायर, बोल एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, ठीक है। एक्स की वैल्यू चिपका दिया है, एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3r² और आर की जगह तो वैसे ही आर आ गया है, तो फील्ड डेंसिटी आ जाएगी जी एम r√3 एंड डिवाइड बाय 4r² पावर 3/2। कोई बताएगा 4r² पावर 3/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r² पावर 3/2। थोड़ा सा अलग से तुम लोग, हाँ इसको थोड़ा सा अलग से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4r² पावर 3/2 कितना है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाएं। इसको क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ये सुनो, पावर मैंने हाफ कर दिया और उसका होल क्यूब कर दिया, पार पार आपस में मल्टीप्लाई होके, ठीक है, 3/2 ही हो जाएगा। अब पावर हाफ मतलब रूट लगा दे, तो 4r² का रूट हो गया और ये पावर 3 हो गया। 4r² का रूट क्या 2r हो जाएगा, ये सुनो। अब इसका तो क्यूब आसानी से निकाल ही सकते हो तुम लोग, ठीक है, 2 का क्यूब 8 और r का क्यूब, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कितना, तो ये हो गया जी एम r√3 एंड होल डिवाइड बाय, यहाँ तक क्लियर है, फील्ड डेंसिटी आ गई है, ठीक है। तो जहाँ पे पार्टिकल बैठा है वहाँ पे फील्ड डेंसिटी देखें, जो पार्टिकल उसका मास देखें, मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल प्लेस एट दैट मास, एवरीवन सी दिस। तो m इंटू ई, एम मतलब स्फीयर का मास आएगा विच इज कैपिटल एम, और फील्ड डेंसिटी तो सब है ना निकाल ही चुके हैं, हो जाएगा भाई, एक आर निपटा सकते हो, तो फाइनली एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। इसको एक और मेथड से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पहले इतना छापें। अब जैसे इसी में एक छोटा सा सवाल आया, और लोग किसी ने पूछा नहीं है अलग बात है, बट सवाल एक मतलब नेचुरल सा सवाल है ना राइट, अराइज हो सकता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, स्फीयर को माना है एज अ पॉइंट मास, इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी देखी, इसका मास देखा और मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स कितना होने निकला है। क्या हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब क्या इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट मास, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी देख और इसका मास देख, मल्टीप्लाई करा दे, आवाज़ नहीं आई, एवरीवन आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि साहब इसको मान ले एज अ पॉइंट मास और स्फीयर की वजह से यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी देखें और इस पार्टिकल का मास देखें, मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना। तो देख एवरीवन सी दिस, तो रिंग का मास हो गया स्मॉल एम, और स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी, ये सुनो। तो फोर्स गलत आएगा, व्हाट इज रॉन्ग हियर, आई मीन आई एम आस्किंग यू, कैन यू एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज रॉन्ग हियर। रट्टा नहीं मारना भाई ठीक है, क्वेश्चंस को समझना, एडवांस का सवाल है, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये चिपका के आ गए थे कि इसका मास ले लिया और इसकी वजह से बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी ले लिया, GM/r², आर मतलब जो भी है, r√3 है जो भी है, बट दिस इज इनकरेक्ट, ऐसे हम नहीं बना सकते, व्हाट इज रॉन्ग हियर, क्या गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है ठीक है, तोड़ दे दरवाजा बोल, आवाज़ नहीं आएगी, कोई बताएगा क्या गड़बड़ है। हम इसको ले सकते हैं एज अ पॉइंट मास, इसको नहीं अस्यूम कर सकते एज अ पॉइंट मास, व्हाट इज द लॉजिक। तो रीजन ये होता है कि स्फीयर अपने आउटसाइड पॉइंट्स के लिए बिहेव करता है लाइक अ पॉइंट मास, रिंग बिहेव नहीं करता है एज अ पॉइंट मास फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। ये क्या मतलब हुआ, है ना, डिटेल में, है ना, डिटेल में चर्चा करते हैं। सब लोग थोड़ा ध्यान देना भाई। मुझे एक बात बता दो, एक सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे, है ना, सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो दोनों के लिए कॉमन होता है, होलो स्फीयर हो सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए GM/r²। अच्छा, एक अभी स्फीयर से छोड़ो, एक सिंगल पॉइंट मास से, एक सिंगल पॉइंट मास से r डिस्टेंस पे क्या यही फील्ड डेंसिटी होती है, m मास से r डिस्टेंस पे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी, GM/r²। तो असलियत में ये लॉजिक है, स्फीयर आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए बिहेव करता है एज अ पॉइंट मास, क्योंकि जितना m मास से r डिस्टेंस ऑफ फील्ड डेंसिटी, उतना ही स्फीयर से आउटसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी GM/r²।
रिंग आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ऐसा पॉइंट मास बिहेव नहीं करती, क्योंकि हमें पता है रिंग के एक्सेस वाले पॉइंट पे, रिंग के एक्सेस वाले पॉइंट के लिए दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी। ये देखो कितना खतरनाक सा देखने वाला एक्सप्रेशन है। इट इज नॉट जीएम बाय आर स्क्वायर, इसकी वजह से दिख रहा है जीएम बाय आर स्क्वायर, इसलिए बाहर वाले पॉइंट के लिए ये ट्रीट कर जाता है, बिहेव कर जाता है एज अ पॉइंट मास, इसलिए इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट मास, इसको नहीं कर सकते हैं एज अ पॉइंट मास। तो एक छोटा सा पॉइंट सब लोग स्टार बना के लिख लें, हेडिंग बनाए स्टार, एक छोटा सा ऐसी पॉइंट छाप लें। द स्फीयर behaves as a point mass for its outside points and therefore it can be treated like a point mass. Ring does not behave like a point mass and therefore it cannot be treated लाइक अ पॉइंट मास। डायग्राम बना के छाप लें, छाप लिया। अब देख, हाँ, इसमें एक और तुम लोगों को डिफरेंट मेथड बताता हूँ। इसी सवाल को अगर बनाना है तो एक और मेथड से, एक और अप्रोच से बना सकते हैं, ठीक है। क्या अप्रोच है, ठीक है। जब ये बात क्लियर हो गई कि जो स्फीयर है ना आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए बिहेव कर जाता है लाइक अ पॉइंट मास, तो बड़ा आसान हो गया जीवन, है ना। देखो इंडिकेट करके भी सवाल को बनाया जा सकता है, 2 लाइन का है, घबराना नहीं ठीक है। इधर देख 2 लाइन का है रे। जब ये बात पक्की हो गई, इसको तुम ट्रीट कर सकते हो लाइक अ पॉइंट मास, तो मैं स्फीयर को हटा देता हूँ, उसको रिप्लेस करा देता हूँ बाय पॉइंट मास, कि साहब ये रहा अपना पॉइंट मास और ये डिस्टेंस कुछ अपने को दे रखा था उसने, ठीक है। अप्रोच ये होती है कि यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्टिकल पकड़ ले। क्या पकड़ा, एक डीएम मास का छोटा सा पार्टिकल पकड़ लिया, ठीक है। इस मास की वजह से इस डिफरेंशियल पार्टिकल पर लगने वाला डिफरेंशियल फोर्स निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए उसी को इंडिकेट करा देंगे। देखो ये मास इस मास को, पक्की बात है, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा साहब, अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं ये मास इस डिफरेंशियल मास पे कुछ डीएफ का फोर्स लगा रहा है, एंड मान लेते हैं ये एंगल सब थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, ध्यान से देखें, ये भी एंगल थीटा देख रहा है, क्लियर। तो पहले डीएफ का मैग्नीट्यूड लिख लिया जाए। न्यूटन्स लॉ घुमा रहा हूँ, क्या घुमा रहे हैं साहब, आवाज़ नहीं आई, ये सुना। इसको मैं x मान लेता हूँ, बाद में इसकी वैल्यू चिपका देंगे, ठीक है। ये जो पार्टी है ना, इसको मैंने x मान लिया, x की वैल्यू अपने को पता है √3, वो बाद में चिपका देंगे। और ये ऑफ कोर्स रिंग का रेडियस है ना। तो ध्यान से देखें, ये वाली जो साइड है, क्या आपको ये दिख रही है, √2 तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स G m1 m2 बाय r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ घुमा रहा हूँ। तो m1 मतलब कैपिटल M, m2 मतलब dm, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो है ना डिस्टेंस कितना है, और स्क्वायर अगर आएगा √2 हट जाएगा, इट इज x स्क्वायर एंड, क्लियर है। टोटल फोर्स निकालने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, देखना पड़ेगा कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन कौन से एड अप हो रहे हैं। ध्यान से देखें, क्या डीएफ का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आपको ये दिख रहा है, और इसके परपेंडिकुलर में इधर कॉम्पोनेंट क्या दिख रहा है, डीएफ साइन थीटा। ध्यान से देखो, डीएफ का थीटा के डायरेक्शन में, डीएफ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ध्यान से सोचें, क्या ये जो डीएफ के साइन थीटा कॉम्पोनेंट है, ये सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे, और रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। क्या है, कैसे, देखो इसका डोमेट्रिकली अपोजिट, सिमेट्रिकली अपोजिट या डोमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ये डीएम बैठेगा। ध्यान से सोचें, क्या जितना ये डिफरेंशियल पार्टिकल इस पॉइंट मास पे फोर्स लगा रहा है, क्या उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स ये डिफरेंशियल पार्टिकल उसी मास पे लगाएगा। ये सुनो, दोनों चीज़ें सेम है ना, मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, जो मासेस इन दोनों के वही तो मासेस इन दोनों के, और जो सेपरेशन इन दोनों के बीच का वही सेपरेशन इन दोनों के बीच का। दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये देख, एक ये ट्रायंगल और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल है, क्लियर है। देख, हाँ बस डायरेक्शन अलग अलग होंगे, ये इसको खींचेगा फोर्स इधर लगाएगा, ये इसको खींचेगा फोर्स इधर लगाएगा। अच्छा ये एंगल थीटा, तो साहब ये भी एंगल थीटा होगा, डीएफ का ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, उससे मतलब नहीं है, ये ठीक है, डीएफ का ये हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। ये सुनो, ये ऐसे देखना है, क्लियर।
ये इस पे लगा रहा है या ये इस पे लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ है भाई, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है ना भाई। हमने देखा कि रिंग ने स्फीयर पे इतना लगाया तो स्फीयर रिंग पे उतना ही फोर्स लगा देगा। मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ये भी तो न्यूटन साहब का ही लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक ही बात है ना। तो देखो ये गिवन मास इस डिफरेंशियल मास पे उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, लेकिन किधर हो जाएगा, टूवर्ड्स मास। ये पॉइंट मास इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये भी मास इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। ये एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखें क्या ये भी एंगल अपने को थीटा दिख रहा है। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये लाइन वैसी कॉमन एंड देयरफॉर दिस एंगल इट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। डीएफ का थीटा के डायरेक्शन में कंपाउंड हो जाएगा डीएफ का कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा डीएफ का। ध्यान से देखो क्या ये डीएफ साइन थीटा और क्या ये डीएफ साइन थीटा है ना, ये देखो कैंसिल आउट कर रहे हैं। और डीएफ के ये जो कॉस थीटा वाले कॉम्पाउंड्स देख रहे हैं ये एडअप हो जा रहे हैं, इसलिए नेट फॉल इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ ना होगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो तो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट की वजह से कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू चिपका दे, डीएफ कितना और थीटा कितना है, तो डीएफ हो जाएगा जी एम डी एम। और ध्यान से देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू मैं अलग से बना देता हूँ, उस डायग्राम में काफ़ी मच हो गई रहे। ध्यान से देखें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसको अलग से चिपका दिया है। ये साइड क्या है, रिंग का रेडियस है, स्मॉल आर है। ये डिस्टेंस क्या है वो अपने को पता है, मान लिया हमने एक्स है, एक्स की वैल्यू बाद में छापेंगे √3, ठीक है। इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में तो ये एक्स है ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस चिपका दे, रूट ऑफ द स्क्वायर। तो इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा तुम्हें क्या दिख रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, चिपका दे यहाँ पे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्लियर, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर ले देता हूँ। फोर्स की वैल्यू फाइनली अपने सामने ये आ चुकी है, क्या किया थोड़ा समझें। देखो यहाँ पे पावर क्या है 1 और यहाँ पे x² + r², रूट है ना, रूट मतलब क्या हो जाएगा, पावर हाफ। हियर पावर इज 1, हियर पावर इज हाफ, मल्टीप्लिकेशन पावर जुड़ जाएगी, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया थोड़ा। 1 + 1/2 कितना, 3/2 हो जाएगा। x² + r² पावर ये भी याद है, स्मॉल आर है, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट है सब बाहर निकालना है। जो कांस्टेंट दिख रहा है ऐसा मत सोचना कि जो x है वो वेरिएबल, ना 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 ना, x क्या है, कांस्टेंट है रे, r√3 सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। कैपिटल M भी मास कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन में ये छोटू सा dm हो जाएगा। और m को क्या हम वेरी करा सकते हैं, 0 to टोटल मास ऑफ रिंग। dm क्या था, रिंग के डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल मास था, वो वेरी कर जाएगा 0 से पूरी रिंग का टोटल मास। अपने को मान ले स्मॉल m उसने दे रखा है, क्लियर, ऐसा है। अब ये सारी वैल्यू आप छाप सकते हो, तो gmx एंड डिवाइड बाय, और ये 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, तो 1 का m के रेस्पेक्ट में m, और है ना। तो यहाँ पे अच्छा x की वैल्यू भी लगे आता हूँ, चिपका देते हैं। x कितना है, √3, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना उसकी जगह √3 चिपका दो, बोलो कितना आएगा। x यहाँ दिख रहा है ना r√3, तो ये r√3 का स्क्वायर मतलब 3r² हो जाएगा, और इधर अपर माइनस लोअर लिमिट वही आएगा, m-0 मतलब m ही रहेगा। और ये हो जाएगा 4r² पावर 3/2। इसकी वैल्यू क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, 8r³ हम लोग निकाले थे, ये सुनो, 4r² पावर 3/2, तो इसको लिख लेना पावर 1/2, और ये होल पावर हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा। ये 4r² का रूट हो जाएगा मतलब 2r, और 2r का क्यूब कितना, तो वो हम लोग निकाल चुके हैं रे, है ना। इट इज डायरेक्टली चिपका दे, तो f आ जाएगा gm/√3, और नीचे हो जाएगा 11r उड़ जाएगा, तो फाइनली यहाँ से एक्सप्रेशन ही आ जाएगा अपॉन 8r²। ऐसे भी इस सवाल को सोचा जा सकता है। अगर इस फोर्स का डायरेक्शन पूछता है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, बता सकते हो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, या ठीक है, ऊपर होगा, नीचे होगा, दाएं बाएं, इधर उधर, किधर होगा। देखो अभी भी हम लोग क्या सीखे, ये जो मास है ये इस रिंग के डिफरेंशियल मास को अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह से फोर्स लगा रहा है, ठीक है।
इस फोर्स के साथ दो कंपाउंड्स थे, एफ का है ना कॉस थीटा था, ठीक है ना, एफ का साइन थीटा। क्या साइन वाले जो कंपाउंड होते वैसे ही उड़ गए हैं, है ना, ये मास इस डिफरेंशियल मास को भी उतनी फोर्स अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा दुनिया भर का। तो साइन वाले जो कंपाउंड थे वो तो निपट गए। तो ध्यान से देखें, क्या ये स्फीयर इस रिंग पे नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा? भाई एफ रेजल्टेंट हम लोग क्या लिखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। तो क्या जिधर डी एफ कॉस थीटा उससे डायरेक्शन नेट फोर्स होगा? साइन वाले कंपाउंड तो वैसे ही उड़ गए। तो अल्टीमेटली ये जो स्फीयर है क्या इस रिंग पे इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है? होना भी चाहिए भाई, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देख हो देख भी रहा है, ये इस पे जो नेट फोर्स लगा रहा है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, जिधर डी एफ कॉस थीटा है, जिधर डी एफ कॉस थीटा ऐसा है। और ध्यान रखें, जितने फोर्स से स्फीयर रिंग को अट्रैक्ट करेगा, क्या उतने ही फोर्स से रिंग भी स्फीयर को अट्रैक्ट करेगी? एक्शन रिएक्शन है ना। तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी छाप लें। सवाल नंबर 3 आसान है, क्या है कि अ मास इज प्लेस इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास। जैसे मान ले एक हॉलो स्फीयर है, मास एम रेडियस आर, इस हॉलो स्फीयर के अंदर से एक छोटा सा पॉइंट मास बिठा देता है। तो पूछेगा बता ये हॉलो स्फीयर इस पॉइंट मास पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा? तो अप्रोच वही है साहब, क्या जहां पे आप पार्टिकल रखते हैं वहां पे फील्ड इंटेंसिटी देखें, जो पार्टिकल रखा है उसका मास देखें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जहां पार्टिकल रखा है वहां पे क्या मैं बोल सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ हॉलो स्फीयर इट इज ऑलवेज 0, यस और नो? हॉलो स्फीयर के अंदर वाले हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। फील्ड इंटेंसिटी नहीं, किस बात का फोर्स, है ना। थोड़ा सा स्पीड में करते चलें। सवाल नंबर 4 तुम्हें, ये भी उसी प्रोफाइल का सवाल है। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में कुछ इस तरह का सिस्टम है, क्या कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। शेल मतलब हॉलो स्फीयर होता है, शेल मतलब शेल बोले तो हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो हॉलो हॉलो। जैसे मान ले इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है ना, इनका रेडियस r1 है, इन भाई साहब का रेडियस r2 है, ठीक है। कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक छोटा सा पार्टिकल बिठा देता है, कहाँ पे बिठाता है? सबसे पहला पार्ट, इफ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R1। इसका मतलब क्या, जो पार्टिकल है वो दोनों स्फीयर के रेस्पेक्ट में अंदर चला गया, ये सुनो, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू R1 से छोटा है, इसका मतलब पॉइंट इनर वाले के भी अंदर चला गया है, ऐसा है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर रेडियस लेस देन रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, मतलब पॉइंट दोनों के लिए अंदर चला गया। अप्रोच वही है ना, क्या कि साहब जहां पे पार्टिकल बैठा है वहां पे आप फील्ड इंटेंसिटी देखें, जो पार्टिकल उसका मास देखें, मल्टीप्लाई करा दें। अब देख यहाँ पे कुछ फील्ड इंटेंसिटी इनर वाले की वजह से होगी, कुछ आउटर वाले स्फीयर की वजह से होगी। ध्यान से सोच, क्या दोनों के लिए पार्टिकल अंदर लाई कर रहा है? इस हॉलो स्फीयर के भी पार्टिकल अंदर है और इस हॉलो के लिए भी पार्टिकल अंदर लाई कर रहा है। क्या हॉलो के अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज 0, यस और नो? अब फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी तो फोर्स कहां से लगेगा? तो क्या पहला पार्ट तुम्हें क्लियर हो गया, वही आंसर है 0। इन दिस सिचुएशन दिस पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। इसके लिए भी पॉइंट अंदर, इसके लिए भी पॉइंट अंदर, दोनों स्फीयर्स अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी बनाते ही नहीं है, तो फोर्स कहां से लगाएंगे? इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इफ स्मॉल r लाइज बिटवीन r1 और r2, ठीक है। इस बार जो पार्टिकल है वो कहां पे लाई कर रहा है? स्मॉल r की वैल्यू r1 से बड़ी है, r2 से छोटी है। ध्यान से देख, स्मॉल r ये r1 से बड़ा है लेकिन r2 छोटा है, मतलब क्या इस बार पार्टिकल दोनों शेल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो अब देखो फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखी है, समझ पा रहे हो? देख अभी भी ये जो पार्टिकल है इस शेल के लिए अंदर लाई कर रहा है, शेल अंदर वाले पॉइंट पे कोई फील्ड इंटेंसिटी बनाता नहीं है, तो इसकी वजह तो वैसे ही 0 है। हाँ, इस शेल की वजह से पॉइंट बाहर है, बाहर वाले पॉइंट पे क्या हम लोग पढ़ते हैं फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, gm बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये सुनो, बाहर वाले पॉइंट पे चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, gm बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इस इनर वाले की वजह से पॉइंट बाहर नहीं कर रहा है, तो सिर्फ यही वाला यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। तो इसकी वजह से मास कितना हो गया, m1 रख दिया। व्हाट इज r? इस फॉर्मूले में r क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। ध्यान से देख, क्या पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, यही तो यार अपने को r गिवन है, तो r मतलब वो तो r ही हो जाएगा। तो फील्ड इंटेंसिटी आ गया, पार्टिकल का मास से मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स निकल आएगा। तो फील्ड इंटेंसिटी ये आ गया
और फोर्स निकालने के लिए मास से मल्टीप्लाई कराएं, तो क्या रिजल्ट दिया जाएगा? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। कोई बताएगा डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा ध्यान रखें कि फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी होती है। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? पॉइंट कहीं भी लाई करे, अंदर लाई करे, सरफेस लाई करे, बाहर लाई करे, हॉलो सॉलिड हो, फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। इधर देख, क्या ये स्फीयर इस डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा? और क्या जिधर फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स होना भी चाहिए। ठीक है, फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर। किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। अगर पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर देन r2, मतलब आप दोनों के लिए बाहर चला गया। ये इंटरेस्टिंग केस है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। क्या फील्ड इंटेंसिटी कैसे लगी, समझ में आई? अब ध्यान से देख, क्या इस हॉलो की वजह से भी पॉइंट बाहर लाई कर रहा है? क्या इस हॉलो के रेस्पेक्ट में भी पॉइंट बाहर लाई कर रहा है? और बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हम लोग क्या पढ़ते हैं? इट इज gm/r²। तो जैसे इसकी वजह से देखेंगे तो gmm मतलब इसका मास आएगा m1, है ना। और r ध्यान से देखें, क्या दोनों स्फीयर के लिए सेम है? इस स्फीयर के भी सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r, और क्या इस स्फीयर के भी सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम है? अरे दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है ना रे, बोथ आर हैविंग सेम सेंटर, कॉमन सेंटर। तो इसकी वजह से देखेगा तो इसका मास, की वजह से देखेगा इसका मास, बाकी दोनों के सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो तो कॉमन है। और मैंने ऐड क्यों कर दिया है? क्योंकि दोनों की वजह से फील्ड इंटेंसिटी किधर? टुवर्ड्स सेंटर, एक ही डायरेक्शन में जुड़ गई है। सुनो, क्या हम लोग पढ़ते हैं फील्ड इंटेंसिटी इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, तो इसके लिए भी टुवर्ड्स सेंटर, इस स्फीयर की वजह से भी टुवर्ड्स सेंटर, दोनों का कॉमन सेंटर, इसलिए एक ही डायरेक्शन में, इसलिए वो जुड़ गई। वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती घट जाती है, बट एक ही डायरेक्शन में सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए वो जुड़ गई। तो जहां पार्टिकल है वहां पे फील्ड इंटेंसिटी आ गई, पार्टिकल का मास देख, मल्टीप्लाई करा दे, खटैक। ठीक है, m से बस इसको मल्टीप्लाई कराना है ना। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या होगा? जिधर फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में फोर्स। फील्ड इंटेंसिटी किधर है? टुवर्ड्स सेंटर, तो क्या फोर्स भी हो जाएगा टुवर्ड्स सेंटर? बस एक आखिरी सवाल है ना, फिर छुट्टी कर रहा हूं। सवाल नंबर लास्ट में बोलेगा कि सपोज अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड बोले तो एकदम सॉलिड है, ठीक है। स्फीयर का मास है, ठीक है ना, स्फीयर का रेडियस है 50 सेंटी, उसको मीटर मोड़ा दे, ठीक है। अब इसमें बोलता है पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम। पार्टिकल का जो मास है वो 1 ग्राम है, ग्राम है, उसको केजी मोड़ा दें, ठीक है। कितना डिस्टेंस बैठाया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर बैठाया, तो 10 मतलब पक्की बात है अंदर होगा, ये सुनो, क्योंकि इसका खुद का रेडियस कितना है? 50 सेंटीमीटर। 10 पे बैठाया मतलब अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखना पड़ेगा ना अंदर है बाहर है सरफेस पे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ये सुनो, ठीक है। तो पहले पार्ट में आ जाए, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सेम सवाल हो गया जैसे हम लोग पिछला वाला बनाए, जहाँ पार्टिकल बैठा वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकाल, और जो पार्टिकल उसका मास देख, मल्टीप्लाई करा दे। अब ये हॉलो सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है? दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? बोलो। अब देख चेंज कर गया, हॉलो के अंदर 0 होती है, सॉलिड के अंदर 0 थोड़ी होती है। सॉलिड के अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी ये है, तो जहाँ पार्टिकल बैठा है वहाँ फील्ड इंटेंसिटी देखें, जो पार्टिकल उसका मास देगा, मल्टीप्लाई कर दें। तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करेगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू तुम्हें चिपकाने हैं। बोलो जी कितना हो गया? ठीक है ना। कैपिटल एम मतलब स्फीयर का मास विच इज हाउ मच? 20। स्मॉल एम मतलब पार्टिकल का मास, केजी में रखना भाई तब। स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर कितना है? 10 सेंटी है। स्मॉल आर जो है 10 सेंटी है, तो 100 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा? एम के एस में रखना पड़ेगा ना भाई। तो ये हो गया 0.1 एंड दिस होल डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर कितना दिख रहा है? सेंटी में क्या ना, मीटर मैंने चिपका दिया। इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या होगा? जिधर फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? फील्ड इंटेंसिटी हमेशा, चाहे हॉलो सॉलिड हो, पॉइंट अंदर लाई करे, सरफेस लाई करे, बाहर लाई करे, फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किधर? टुवर्ड्स सेंटर। जिधर फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन फोर्स किधर? टुवर्ड्स सेंटर। क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर।
पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज प्लेस्ड। तो पार्टिकल कहाँ बैठा है? अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है बोलो? आज की ही क्लास में हम लोग पढ़े हैं, ये सुनो। सॉलिड हॉलो के अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना कि सरफेस पे है। सॉलिड में ऐसा नहीं है। सॉलिड में ये फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, सारी वैल्यू तो मैं देख रही सब चिपका दे। जी हो गया, कैपिटल एम बोल कितना हो गया? ट्वाइस कैपिटल आर कितना है बोलो? सब तुम्हारे सामने वैल्यू है, चिपका दे। 3r² मतलब स्मॉल r मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर कितना है? इट इज 0.1। तो इसी का आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।